अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम ये इक्विलिब्रिया के जो है वो 5 पेपर्स कर रहे हैं। इक्विलिब्रिया एएस के ना। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है। वो हमें बोल क्या रहा है? वो हमें बोल रहा है कि व्हेन 2 मोल PCl5 are decomposed at 450 Kelvin at 1 into 10 की power 5 Pascal, that resulting equilibrium mixture contain 0.8% moles of Cl2. Calculate the partial pressure of phosphorus PCl5 in the equilibrium mixture. इसकी इक्वेशन पीछे लिखी हुई है ना। ये इक्वेशन ये मुझे दी है। PCl5 डिकम्पोज हो रहा है। PCl5 डिकम्पोज हो रहा है, लेकिन किस में डिकम्पोज हो रहा है? PCl5 डिकम्पोज हो रहा है, और वो डिकम्पोज हो रहा है PCl3 और Cl2 में। ये मुझे पीछे दी हुई है इक्वेशन ना। ठीक है। तो अब उसने मुझे क्या बोला कि देखो तीन चीजें बनती हैं। इनिशियल, रिएक्टेड और इक्विलिब्रियम। ठीक है। इनिशियल मोल्स कितने हैं PCl5 के? 2 मोल। इनिशियल मोल्स कितने हैं? 2 मोल्स है। ठीक है। दो ही का ऑब्वियस सी बात है, इसके वो 0 0 होंगे। ये चीज मुझे गिवन है। उसके साथ जो चीज मुझे गिवन है वो क्या है? इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन 0.8%, 0.8 मोल ऑफ Cl2। 0.8 मोल किसके? Cl2 के इक्विलिब्रियम में। अब ये चीजें मुझे गिवन है। मुझे यहाँ पे निकालना क्या है? मुझे निकालना है कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ फॉस्फोरस PCl5 ना। PCl5 का पार्शियल प्रेशर को निकालना है। हम सिर्फ इसका निकालेंगे, हम सब पे निकालेंगे ताकि एक कंप्लीट तो पैकेज हो जाए हमारे पास। अगर आंसर ऐसा क्वेश्चन आए तो हम सॉल्व कर लें। ठीक है। अच्छा देखो, अब आपने सबसे पहले क्या करना है? आपने इनके इक्विलिब्रियम मोल्स निकालने हैं। सबसे पहले PCl5 के और PCl3 के। देखो, इसका रिएक्टेड कुछ भी नहीं होता Cl2 का, क्योंकि ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिएक्ट नहीं करती, प्रोडक्ट फॉर्म होती है। ठीक है। तो वो सीधा इक्विलिब्रियम में आती है। अब मैं अच्छा अब सबसे पहले हम क्या तो देखेंगे। मुझे सबसे पहले PCl3 के निकालें इक्विलिब्रियम मोल्स। ठीक है। सबसे पहले मुझे PCl3 के इक्विलिब्रियम मोल्स फाइंड आउट करना है। उसके लिए मुझे क्या ये तो करना पड़ेगा, मोल रेशो मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। मुझे एक बात आप लोग देखो, PCl5, PCl3 और Cl2। PCl3 और Cl2 में मोलर रेशो क्या है? 1:1 का रेशो। सही है। तो अगर मोलर रेशो सेम है, 1:1 का रेशो आ रहा है, तो जो इसके मोल्स हैं Cl2 के, वही मोल्स PCl3 के भी तो बन जाएंगे। ठीक है। अगर मोलर रेशो सेम है, तो जो मोल Cl2 के हैं वही PCl3 के बन जाएंगे। Cl2 के वो कितने मोल्स है? 0.8। तो इसके भी कितने हो जाएंगे? 0.8 होगा। क्यों? क्योंकि मोलर रेशो सेम है, और इसके भी वो रिएक्टेड कुछ भी नहीं होंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट है। अब मुझे PCl5 के मोल्स निकालने हैं। अब इनमें मोलर रेशो क्या आ रहा है PCl5 में? वही आ रहा है जो इन सब में था। तो इसके भी 0.8 रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब इसका ये रिएक्टेड में आएगा। रीजन क्या है? जो PCl5 के रिएक्ट करेंगे वही तो PCl3 और Cl2 की ये मतलब प्रोडक्ट आएगी ना, वो इनके इक्विलिब्रियम में आएंगे। सही है। जो PCl5 यानी जो रिएक्टेंट के मोल्स रिएक्ट करेंगे, वो प्रोडक्ट के किस में आएंगे? इक्विलिब्रियम में आएंगे, क्योंकि वो इनके फॉर्म हो रहे हैं। सही है। जो चीज फॉर्म होती है एंड में वो बचती है, जो ये रिमेनिंग होता है वो इक्विलिब्रियम में आता है। अब 2 मोल से मेरे पास ये PCl5 के 0.8 ने क्या कर लिया? वो रिएक्ट कर लिया। 2 मोल से 0.8 ने रिएक्ट कर लिया, तो वो बच कितने गए? 1.2। ठीक है। मेरे पास ये क्या आ गए? इन तीनों के वो मोल जगह। अब मुझे निकालना है कि पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं ये PCl5 के लिए कर रहा हूँ, अगर मैं ये PCl5 के लिए कर रहा हूँ ना, तो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। इससे जो वो पिछली क्लासेस में पूरा एक्सप्लेन कर देता है। क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है। अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन किसके ये इक्वल होता है, ये वो मुझे देखना है। मोल फ्रैक्शन इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ PCl5। अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकाल लूँ PCl5 का, तो क्या होगा? मोल्स ऑफ PCl5 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स को कैसे आएंगे? यानी NT। ये कैसे आएगा? 1.2 प्लस 0.8 प्लस 0.8 ना। जो ये इक्विलिब्रियम में इन जो तीनों के मोल्स होंगे उनको मैं हेड अप कर लूंगा। सही है। तो यहाँ पे वो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है? 2.8। सही है। मेरे पास आंसर क्या आ रहा है? 2.8 मेरे पास यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है। ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गए? इसके मोल्स हो गए।
यानी टोटल मोल्स हो गए। अब मैं इसको सॉल्व नहीं करता, सीधा क्या करता हूँ, मोलर ये फ्रैक्शन की वैल्यूज पुट कर देता हूँ, यानी कि मोल्स ऑफ PCl5 डिवाइडेड बाय टोटल को नंबर ऑफ मोल। PCl5 के मोल्स कितने हैं? PCl5 के मोल्स है 1.2, तो 1.2 डिवाइड बाय टोटल मोल्स कितने हैं? 2.8। तो ये क्या आ गया, ये मेरे पास मोल फ्रैक्शन आ गया डिवाइड बाय टोटल प्रेशर। टोटल ये प्रेशर कितना है? 1 × 10⁵ 1 × 10⁵ पैस्कल, ठीक है। अब इसी वो तरीके से मैं सबकी वो कैलकुलेशंस कर लेता हूँ। PCl3 कैसे होगा? मोल फ्रैक्शन क्या है इसका? 0.8, यानी कि PCl5 के PCl3 के ये इक्विलिब्रियम मोल डिवाइड बाय टोटल मोल्स 2.8, और मल्टीप्लाई बाय 1 × 10⁵ सही है, यानी टोटल प्रेशर आ गया। इसी तरीके से मैं इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 भी करूंगा, इसके भी 0.8 मोल्स हैं, डिवाइड बाय 2.8, सही। अच्छा देखो, यहाँ पे मेरे पास जो PCl5 है, इसकी जो ये पार्शियल प्रेशर की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4.29 × 10⁴ पैस्कल ना। पैस्कल इसका पूरा यूनिट होता है, ठीक है। अच्छा, जो इसकी PCl3 और जो Cl2 है, इनके ये पार्शियल प्रेशर सेम आ रहे हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है ना। तो इसकी वैल्यू आ रही है 2.857 × 10⁴ पैस्कल, ठीक है। और इसकी भी यही आ रही है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये पता कैसे चलता है कि जो मैंने किया है ये सही किया है ना? मैं ये फाइंड आउट कैसे वो कर सकता हूँ? तो फाइंड आउट करने का ये तरीका है, जो ये तीनों ये पार्शियल प्रेशर मैंने निकाले हैं ना, इनको वो ऐड कर लो, इन तीनों को ऐड कर लो, और जो मेरा फाइनल वो आंसर आना चाहिए वो टोटल प्रेशर की इक्वल वो आना चाहिए। लेकिन ये क्या है, 1 × 10⁵ वो पैस्कल, जो नहीं यहाँ पे मैंने हर जगह वो पुट किया हुआ है, इसकी इक्वल आना चाहिए। तो आप इनको ऐड करोगे तो ये इसके इक्वल ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे वो 10⁴ लिए मैंने, यहाँ पे वो 10⁵ है ना। तो आप इन वो तीनों ये वो पार्शियल वो प्रेशर को आप वो करोगे तो सेम ही आंसर आएगा, ठीक है, यानी वन ही आएगा। अच्छा देखो, अब वो उसके बाद क्या बोल रहे हैं मुझे, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5। इसकी मुझे इक्वेशन यानी कि एक्सप्रेशन बनानी है ना। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, सही है। ये इसके मेरे पास वो बन गया, ठीक है। यूनिट मैंने नहीं ये तो लिखना है, सिर्फ मुझे इसकी ये एक्सप्रेशन को बनानी थी जो मैंने यहाँ पे फॉर्म कर दी, सही। अब वो बोल रहा है द पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 and Cl2 इन दिस इक्विलिब्रियम आर बोथ टू 8.6 × 10⁴ पैस्कल, वही जो हमने वो निकाली है, ठीक है। वही वैल्यूज ने हमें यहाँ पे तो दी हुई है ना, जो अभी 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 हमने करी है फाइंड आउट ना, ये PCl3 और Cl2 की, सही। अब यहाँ पे हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधा Kp की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। Kp में सबसे ऊपर आएगी PCl5 की वैल्यू, ठीक है। सॉरी, PCl5 की नहीं, ये PCl5 की वैल्यू नहीं आएगी, PCl इसकी वैल्यू आएगी PCl3 और PCl2 की ना, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने वो गलत लिख दिया ऊपर, और जो मैंने बनाई इक्वेशन वो गलत बनाई है ना। PCl3 और Cl2, और ये PCl5, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 610⁵ और नीचे क्या आ जाएगा जो इसकी वैल्यू थी
4.8 या 2 ऐसी कुछ थी, इंटू 10 की पावर 5। यहाँ से मेरे पास केपी की वैल्यू ये तो आ जाएगी, आप कैलकुलेट कर लोगे सही। अच्छा देखो, अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है मोर और लेस इसी टाइप का है, सही। अच्छा देखो वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एट प्रेशर 2 × 10 की पावर 5 पास्कल 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन वॉज मिक्स्ड विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन H to the final equilibrium mixture form containing 0.3 mole of ammonia. Calculate the amount in mole of N2 and H2 in the equilibrium mixture. ठीक है, जस्ट आपको मोल से निकालने में कुछ भी निकालना है, ये सबसे आसान काम होता है। ठीक है, अब आप सबसे पहले तो ये इक्वेशन लिखोगे कि N2 मिक्स हो रहा है 3H2 के साथ। उसने खुद कहा है ना कि तो ये आपके पास उसकी अमोनिया की इक्वेशन है, ठीक है। ये तो आप सबको आती ही होगी, ठीक है। वो बोल रहा है कि इस फिर इसी तरीके से क्या होगा, एक इनिशियल है, रिएक्टेड है, देन इक्विलिब्रियम है। इनिशियल आपके पास क्या है, इनिशियल आपके पास है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इस मिक्स में 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो एक ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे प्रोडक्ट जीरो होगा जब उसमें कुछ खुदिया बनी है। फिर वो बोले द फाइनल इक्विलिब्रियम मिक्सचर फॉर्म कंटेन 0.3 मोल ऑफ अमोनिया, 0.3 मोल ऑफ ये अमोनिया। अब मैंने यहाँ पे क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, मैंने इन दोनों के इक्विलिब्रियम मोल्स फाइंड आउट करने हैं N2 और H2 के। तो वही रेशियो मेथड में अप्लाई करूंगा, ठीक है। सबसे पहले N2 और NH3 पर रेशियो मेथड ये अप्लाई करूंगा। N2 मेरे पास 1 है, NH3 कितना है 2, ये वाले NH3 2 है और N क्या है 1 है। सही है, N2 1 है और NH3 2 है। तो मेरे पास अगर NH3 के 0.3 मोल होंगे तो बताओ ये कितना होगा। तो इसका मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.15, सॉरी यहाँ पे आएगा 0.15। तो 1 बोलते हैं इनिशियली, उसमें तो 0.15 ने रिएक्शन कर लिया तो कितना बच गया 0.85। अब इसी तरीके से मैं सेम यही चीज जो है अप्लाई करूंगा H2 पे और NH3 पे। H2 0.3 होंगे तो ये कितने होंगे, ये आप कैलकुलेट कर लोगे तो इसका आंसर आ रहा है 0.55। क्या आ रहा है, 0.45। तो 0.45 मेरे पास के रिएक्टेड मोल्स आ गए। अब 3 - 0.45 तो आंसर क्या आया 2.55। तो यही मैं इसका आंसर यहाँ पे तो लिख दूंगा। H2 के मोल्स आ रहे हैं 2.55 और इसके आ रहे हैं 0.85, सही। अच्छा देखो, अब उसके बाद क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया NH3 इन द इक्विलिब्रियम में। तो वही है जो मैंने आपको बताया फॉर्मूला, वही फॉर्मूला यूज करेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ इंटू टोटल प्रेशर, ठीक है। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन आएगा एक यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू मोल ऑफ NH3, यानी करें NH3 का मोल फ्रैक्शन निकालो टोटल को नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स ऑफ ये NH3 कितने हैं 0.3, यहाँ पे 0.3 आ रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है। और टोटल क्या होंगे 0.85, एन टी कितने होंगे 0.85 प्लस 2.55 प्लस 0.3। तो ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे जो आ रहे हैं 3.7 मोल। तो क्या होगा, डिवाइडेड बाय 3.7। तो यहाँ पे मैं ये इक्वेशन अप्लाई कर दूंगा मोल फ्रैक्शन। और टोटल ये प्रेशर मुझे पीछे दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 × 10 की पावर 7। तो मेरे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 आ गया, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 यहाँ पे वो मेरे पास आ गया, वो आ रहा है 1.62 × 10 की पावर 6 पास्कल। ठीक है, ये मेरे पास आंसर आ रहा है, सही। अच्छा देखो, ये मेरे पास क्वेश्चन है, ये पिछले साल समर 2020 का क्वेश्चन है, सही है। और ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन था ना, इसमें आपको काफी चीजें चेंज करनी थी। देखो वो मुझे बोल क्या रहा है, 0.02 मोल of HI is added to a closed vessel and left to reach equilibrium. The total pressure of the vessel is 100 kilopascal.
और ये मुझे उसने दिया हुआ है। ठीक है। अब जो हमारा कंसर्न है अभी वो क्या है, राइट द एक्सप्रेशन थी। अभी हम कैलकुलेशन वाले करें। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर केपी फॉर द रिएक्शन डिस्क्राइब इन इक्वेशन वन। तो इक्वेशन मेरे पास है उसकी मुझे, जो ऊपर मेरे पास एक्सप्रेशन थी ना, कि 2HI इज रिएक्टिंग विद H2, 2HI इज फॉर्मिंग H2 and I2 ना, तो ये मैं यहाँ पे कर दूंगा। ठीक है। केपी बना है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ आई डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ HI। सही। यूनिट वगैरह कुछ भी नहीं तो लिखना है। अब उसने मुझे यहाँ पे बोला क्या है कि इनिशियल मोल्स दिए हुए एच आई के इनिशियल मोल्स दिए हुए कितने, 0.025 मोल ना HI के। और टोटल प्रेशर दिया हुआ है किसका, टोटल प्रेशर किसी का भी होता है, टोटल प्रेशर होता है सिस्टम का। ठीक है। अब बोल रहे हैं एट इक्विलिब्रियम द पार्शियल प्रेशर ऑफ HI is 86 into 10 की पावर 4 किलो पास्कल। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ HI प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर, शो योर वर्किंग के कितना इक्विलिब्रियम में HI प्रेजेंट है। सबसे पहले तो इक्वेशन को यहाँ नोट डाउन कर लेंगे। 2HI डिकम्पोज हो रहा है I2 और H2 में। सही है। 2HI डिकम्पोज हो रहा है I2 और H2 में। सही है। और इनिशियल इनिशियल रिएक्टेड और इक्विलिब्रियम तीन चीज़ है ना। इनिशियली उसने मुझे ऊपर बता दिया कि कितने मोल्स हैं। इनिशियली मोल्स है 0.025। 0.025 इनिशियल मोल्स है, बाकी उससे मुझे कुछ भी डाटा नहीं दिया गया। तो एक बहुत ही ऑब्वियसली वो बात है कि इन दोनों के 0.0 मोल्स होंगे। ठीक है। I2 और H2 के 0.0 मोल्स होंगे। सही है। और I2 और H2 का रिएक्टेड कुछ भी नहीं होता। I2 और H2 का रिएक्टेड तो कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे इनके मुझे यहाँ पे इन दोनों के इन तीनों के इक्विलिब्रियम मोल्स फाइंड आउट करने हैं। वैसे तो मुझे खाली उसे HI का दिया है, लेकिन हम यहाँ पे वो तीनों का फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर HI के आएंगे तो हम H2 और I2 के भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके पास हम हमें उससे कुछ भी नहीं दिया हुआ। उसने हमें सिर्फ पार्शियल ये प्रेशर दिया हुआ है, टोटल ये प्रेशर दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि इसमें पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा कि भाई, मैंने इमेजिन किया कि एक्स मोल्स क्या करें, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इमेजिन मैंने क्या किया कि एक्स मोल्स क्या करें, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ये मैंने अज्यूम क्या किया कि सिर्फ एक्स मोल्स क्या करें, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो बचेंगे कितने, जो इनिशियल से मैं रिएक्टेड को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास इक्विलिब्रियम आ जाएंगे। इनिशियल से रिएक्टेड को माइनस कर दूंगा तो ये इक्विलिब्रियम आ गए। अब आई के कैसे आएंगे, सॉरी HI के कैसे आएंगे, I2 और H2 के कैसे आएंगे। तो जस्ट रेशियो मेथड ये अप्लाई कर दो यहाँ पे। HI और I2 ना, HI अगर एक्स है, HI का रेशियो 1:2 का, ये 2 है, और I कितने हैं 1। तो जब HI X होंगे तो ये कितने होंगे, तो ये आंसर आ जाएगा X/2। अब जो रेशो है HI का H2 से, वो वही रेशो है जो I2 का HI से। तो अब यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा। अब मुझे मतलब वो करना कैसे, पार्शियल प्रेशर ऑफ HI इंटू मोलर फ्रैक्शन ऑफ HI इंटू टोटल प्रेशर, मेरे पास फॉर्मूला। अब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर मेरे पास है 86.4 मोल। फ्रैक्शन क्या होगा, टोटल प्रेशर और मोल्स ऑफ HI
एट इक्विलिब्रियम कितने हैं, 0.025 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स मैं कैलकुलेट करूंगा यहीं पे ना, 0.025 माइनस एक्स प्लस एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई टू। अब जब मैं इनको सॉल्व करूंगा ना, तो ये तीनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये मैथमेटिकली मैं कर रहा हूँ बात, आप सॉल्व करोगे तो ये तीनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। बचेगा क्या, खाली 0.025, क्या बचेगा, 0.025। तो यहाँ पे 0.025 तो लेफ्ट ओवर है, ये मेरा को बच गया, ठीक है। यानी टोटल मोल्स इसकी इक्वल है, ठीक है। फिर वो मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर उसने मुझे यहाँ पे दिया हुआ, तो ऊपर उसने मुझे लिखा हुआ 100, ठीक है। टोटल ये प्रेशर कितना है, 100। अच्छा देखो, जब मुझे यहाँ पे सॉल्व करना है ना, तो मैं अपने लिए आसानी करूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 100 को जो है वो 86/86.4 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये आंसर हो जाएगा 0.864। ये मैं अपनी आसानी के लिए कर रहा हूँ ना। तो अब 0.864 मल्टीप्लाई बाय 0.025 इज इक्वल टू 0.025 माइनस एक्स। अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, जस्ट ये एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास ये एक्स की वैल्यू जो है ना, वो आ रही है, मेरे पास जो यहाँ पे एक्स की आ रही है वैल्यू, आ रही है 0.0034। ये मेरे पास हेक्स आ गए। अब जो मुझे इक्विलिब्रियम मोल चाहिए वो कैसे आएंगे, काफी आसान है। 0.025 माइनस एक्स था ना, तो एक्स के बदले में क्या पुट कर दूंगा, 0.025 माइनस 0.0034। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ एच आई एट इक्विलिब्रियम, वो आ जाएंगे। ये मेरे पास क्या आ जाएंगे, मोल्स ऑफ एच आई एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ गया 0.0216। मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ये बार मेरे पास मोल्स ऑफ इक्विलिब्रियम, मोल्स ऑफ एच आई आ गया। अब उसके बाद उसने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा है, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन द वैल्यू ऑफ केपी। देखो याद रखना, केपी को सिर्फ टेम्परेचर चेंज करता है, और केसी को भी ना प्रेशर कभी चेंज नहीं करता। और उसके अलावा इसमें एक और चीज भी है, इंक्रीजिंग प्रेशर से क्या होगा। सही है, देखो एक तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि एक तो दोनों तो वो मोल सेम है, तो इसलिए भी कुछ फर्क नहीं को पड़ने वाला है यहाँ पे, क्योंकि दोनों तो मोल्स है सेम है, तो कुछ भी फर्क नहीं को पड़ने वाला है, बोथ हैव सेम मोल, सो नो अफेक्ट, इट रिमेन्स। अच्छा देखो, अब ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, when G C4H10O is heated in a sealed container and equilibrium mixture is produced, C4 क्या प्रोड्यूस हो रहा है उसमें, C4H10O को मैं डिकम्पोज कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये चीज़ें बन रही है, ठीक है। और थर्मल डिकम्पोजिशन उसने कहा है ना, इज हीटेड इन अ कंटेनर। वो बोला है कंप्लीट द एक्सप्रेशन फॉर द केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, स्टेट द यूनिट ऑफ केसी। तो क्या बनेगी यहाँ पे, केसी की एक्सप्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ C2H6, ये प्रोडक्ट आ गया ना, और CH4, नीचे वो रिएक्टेंट आएगा, यानी कि C4H10O। ठीक है। यूनिट क्या बनेंगे, यूनिट इसके होंगे मोल DM इनवर्स। लेकिन यहाँ पर क्योंकि 3 है, तो यहाँ ये हो जाएगा मोल क्यूब, और ये मल्टीप्लाई पे 3 होकर क्या आ जाएगा, -9। और नीचे मेरा वही रहेगा, मोल DM-3। तो ये दोनों आपस में वो कैंसिल आउट होंगे, तो यूनिट क्या बचेगा, मोल स्क्वायर और DM-6। सही है, ये ऊपर नीचे क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अच्छा देखो, फिर उसके बाद क्या वो बोल रहा है, वो बोल रहा है कि द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ जी in the presence of I affect the activation energy for the reaction. The table 3.2 shows the activation energy of the thermal decomposition G with and without I. ठीक है। अब उसने ये रिएक्शन दिया गया, उनकी एक्टिवेशन एनर्जी 153 है विद आई, और विदाउट आई कितनी है, यानी विद वो कैटलिस्ट, वो एक लोअर वो एक ऑल्टरनेट पाथ से रिएक्शन कर रहा है जिसकी एनर्जी 143 है,
और विदाउट कैटलिस्ट उसकी 2 to 4 है। अब वो बोले स्टेट द इफेक्ट ऑफ एडिंग I2 ऑन द रिएक्शन मिक्सचर हैज ऑन द वैल्यू ऑफ केसी एक्सप्लेन योर आंसर। देखो कैटलिस्ट का तो कुछ रेट होता ही नहीं है इक्विलिब्रियम, ठीक है। और केसी भी तो दैट सी बात है, बहुत ही कम चीजों का होता है, खाली ये टेम्परेचर का होता है अफेक्ट, इसके ऊपर तो कैसे भी नहीं होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, नो चेंज। लेकिन 2 मार्क का है तो ऑब्वियसली मुझे चीजें और को लिखनी पड़ेंगी। एस I2 इज अ कैटलिस्ट, तो इट डजेंट अफेक्ट एनी ऑफ द इक्विलिब्रियम। वो इक्विलिब्रियम पे कुछ भी अफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक है। कुछ भी अफेक्ट प्रोड्यूस क्यों नहीं, तो वो कर पाएगा क्योंकि कैटलिस्ट का कुछ रोल ही नहीं होता इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S is the slightly soluble. What is meant by the weak acid? That dissociate partially. जो partially यानी जो completely dissociate ना हो, जो partially अपने आइंस में टूटे उसको बोलते हैं weak acid. That ionizes partially. ठीक है। उसके वो बाद बोल रहा है गिव द फॉर्मूला ऑफ द कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2S। H2S की कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, अच्छा देखो मेरी बात सुनो। होता क्या है, H2S है, ये क्या है, अभी एसिड है। एसिड है तो ये क्या करेगा, ये एक H लूज करके हो जाएगा H+S, सॉरी माइनस करेगा ना, तो यानी कि लूज करेगा तो नेगेटिव साइन आ जाएगा और ये जाएगा H+। अब जब इसने H2S ने लूज कर दिया ना, तो H+, अब मेरे पास क्या बन जाएगा, वो एसिड बनेगा या फिर बेस बनेगा। अब जो मेरे पास HS है, क्या ये अब कोई एज लूज कर सकता है भाई, अभी ये लूज वो नहीं करेगा क्योंकि इसके ऊपर वो नेगेटिव साइन आ रहा है। नेगेटिव साइन वाला इन नॉर्मल कंडीशन गेन करता है, लूज नहीं करता। हाँ, अगर इसको मैं लूज कराना चाहूँ तो मैं लूज करा सकता हूँ बाय एक्सट्रीम कंडीशन। लेकिन यहाँ पर जब उसने हमें वो नहीं बोला, तो हम सिंपल रूल वो करते हैं फॉलो, कि जो नेगेटिव चार्ज वाला है वो गेन करता है या बेस की तरह रिएक्ट करता है। सही है, बात समझ आ रही है। जो नेगेटिव चार्ज वाला है जिसमें हाइड्रोजन आ रहे हैं, तो वो एज ए बेस की तरह रिएक्ट करता है। और जो पॉजिटिव चार्ज वाला है वो एसिड की तरह रिएक्ट करता है, तो ये क्या बन जाएगा, इसका बेस बन जाएगा। तो जो चीज यहाँ पर एसिड थी, सही है, वो यहाँ पे आके क्या बन गई, बेस बन गई। जो चीज यहाँ पे एसिड थी वो यहाँ पे आके क्या बन गई, बेस बन गई। तो ये हो गया मेरा कॉन्जुगेट बेस। तो ये किसका है फॉर्मूला, कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2S, सही। अच्छा देखो अब ये मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक मेरे पास क्वेश्चन है, वो बोले HI रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म आयोडीन एंड वाटर फॉर्म कर रहा है, सही। अच्छा देखो मेरे पास यहाँ पे रिएक्शन है कि HI रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म आयोडीन एंड वाटर, ठीक है। वो बोले कि HI ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या फॉर्म कर रहा है, आयोडीन और वाटर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन HI एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास HI है, HI रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से और क्या बना रहा है, H आयोडीन और वाटर बना रहा है, ठीक है। अब मैं इसको बैलेंस कर लूंगा, यहाँ पे I2 है तो यहाँ पे भी 2 अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन ऑक्सीजन खाली एक ही है वहाँ पे, तो मुझे हाफ करना पड़ेगा, सही है। अब बोले एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू ऑक्सीडेशन नंबर व्हाई दिस रिएक्शन इज अ ट्रेडॉक्स रिएक्शन। ट्रेडॉक्स इस वजह से कि भाई मेरे पास जो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन गेन कर रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। और जो हाइड्रोजन है उसका चार्ज चेंज हो रहा है, या इसको इस तरीके से बोल सकते हो, बिल्कुल एक अलग इसमें हम देखेंगे ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे चार्ज क्या है। ऑक्सीजन पे यहाँ पे चार्ज है 0, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज आ रहा है, तो ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है।
फिर यहाँ पे जो आयोडीन है, आयोडीन के ऊपर -1 चार्ज है, यहाँ पे आके 0 चार्ज हो रहा है। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? आयोडीन का हो रहा है -1 से, -1 से 0। तो ये क्या हो रहा है? ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। और H2 ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का हो रहा है 0 से -2, तो ये रिड्यूस हो रहा है। तो उसमें ऑक्सीडेशन और वो रिडक्शन दोनों हो रहे हैं ना। सही है। HI can also be formed by the reaction of I2 with the hydrazine. 2I2 plus 2N2H2 forming H for HI and N2. State the change in pressure that would occur when the 2 mole of I2 fully react with 1 mole of N2H4 in a sealed container at constant temperature. Explain your answer. वो बोल रहा है कि अगर जो ये प्रेशर है, प्रेशर पे क्या फर्क पड़ रहा है? देखो इसमें अब आपने वो नॉर्मली इससे पहले हमें देता क्या था, यहाँ पे उसने बिल्कुल एक कंफ्यूज कर दिया है वो बच्चे को। वहां पे ये हमें नॉर्मली को देता क्या था कि भाई ये एक प्रेशर के बारे में बोलता था कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया उसने। कहा कि भाई क्या प्रेशर का चेंज आएगा जब 2 मोल ऑफ I2 रिएक्ट करेंगे 1 मोल ऑफ N2 से। तो अगर मैं गौर करूँ ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अब यहाँ पे उसने कोई वो चीज नहीं पूछी है, यानी कि ये अगर मैं वैसे देखो तो ये हिग्लेविरा के सेंस में नहीं है ना। ठीक है। तो देखो अगर मोल्स वो ज्यादा है ना, तो क्या होता है? जो प्रेशर अगर इंक्रीज हो रहा है ना, यहाँ पे क्या लिखूंगा? प्रेशर इंक्रीजेस। रीजन क्या है? मोल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड इंक्रीजेस। तो क्या होता है? इससे क्या होता है? प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो नंबर ऑफ मोल्स। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। देखो इससे पहले वो मैं क्या करता था, वो इक्विलिब्रियम का पूछता था कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट किस तरफ जाएगा। यहाँ पर उसने कोई भी चीज ऐसी हमसे नहीं वो पूछी है। देखो उसने हमसे क्या बोला है कि भाई अगर मोल्स, जैसे कि अगर प्रोडक्ट साइड पे मोल ज्यादा हो रहे हैं ना, तो प्रेशर इंक्रीज होता है। तो जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ जाता है? जहाँ पे मोल्स वो कम हो। अब उसने इक्विलिब्रियम शिफ्ट को हटा दिया। उसने सिर्फ क्या बोला है कि प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। उसने आधी बात उसने ये समझो कि कुछ भी नहीं हमें बताया। पूछ उसने जो जो हमारा वो क्वेश्चन होता था वो हमसे उसने आंसर में पूछ लिया है। क्या चीज तो पूछी है कि भाई अगर प्रेशर जो है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा कि जब 2 मोल्स ऑफ I2 रिएक्ट कर रहे हैं 1 मोल ऑफ N2 और H2 से। तो और मोल्स कितने बन रहे हैं? 4 मोल्स ऑफ ये HI और 1 मोल ऑफ N2। यानी कि मोल्स ज्यादा बन रहे हैं। अगर मोल्स ज्यादा बनते हैं तो ये प्रेशर इंक्रीज होता है, क्योंकि प्रेशर और मोल्स आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर प्रेशर इंक्रीज होता है ना, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ जाता है? लेदर मोल्स की तरफ। ठीक है। तो वो बात उसने मुझसे पूछी नहीं है कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट वो कहाँ जाएगा, कुछ भी नहीं पूछा। उससे बस एक सीधी सी बात पूछी है कि अगर मोल ज्यादा बन रहे हैं। सही। उसने ये भी नहीं कि हमें बोले, हमें खुद जो है जो एक रिलेशन है ये प्रेशर का किससे है वो हमें खुद एज्यूम करना है। प्रेशर का रिलेशन होता है मोल से। अगर और ये डायरेक्ट का रिलेशन है, अगर मोल ज्यादा है, अगर मैं रिएक्शन कर रहा हूँ, मोल ज्यादा बन रहे हैं, प्रोडक्ट में ज्यादा मोल्स आ रहे हैं ना, ज्यादा मोल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। अगर मोल्स को कम बन रहे हैं ये प्रोडक्ट में, तो प्रेशर डिक्रीज होता है। सही। अच्छा देखो यहाँ पे इसने ये 2 मार्क का तो दे दिया है ना। नॉर्मली ये 1 मार्क का आता है। H3PO3 and HI are the both strong as Bronsted and Lowry acid. Give the meaning of a term strong Bronsted and Lowry acid.
कि इसका मतलब क्या है स्ट्रॉन्ग प्रोस्टेट लॉजिक हैसिड का। देखो क्योंकि 2 मार्क का है तो मैं ये बात तो नहीं वो लिख सकता खाली कि ये जो है दैट हाइनाइज इज कम्प्लीटली स्ट्रॉन्ग एसिड वही होता है जो कम्प्लीटली हाइनाइज हो, लेकिन ये 1 मार्क का होगा। तो मुझे पहले हैसिड को एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। 1 मार्क के लिए क्या है दैट डोनेट्स H+। और जो 1 मार्क मेरा बचा उसके लिए क्या है जो रियल चीज है दैट हाइनाइज कम्प्लीटली, जो कि कम्प्लीटली आयनाइज होता है। ठीक है, 2 मार्क है। फिर वो क्या बोले फॉर्न गिव द फॉर्मूला फॉर द कॉन्जुगेट बेस ऑफ H3PO4। H3PO4 और H3PO3 इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओ। तो क्या होगा जस्ट ये एक जो है ये अभी ये एसिड है ना, ये एसिड है ना। ठीक है, ऊपर उसने कहा हुआ है ना कि H3PO3 एंड HI आर स्ट्रॉन्ग ब्रोस्टेड एंड फ्लोरी एसिड। ठीक है, ब्रोस्टेड एंड फ्लोरी मैंने आपको मतलब पढ़ाया था ना वो स्टार्टिंग में कि क्या होता है। ये कॉन्सेप्ट है कि एसिड क्या है। एसिड वो होता है जो H+ लूज करे, और बेस क्या होता है जो H+ गेन करे। ठीक है, तो यहाँ पे H3PO4 PO3 एसिड है, तो ये एक H लूज कर देगा, हो जाएगा H2PO3। तो इसके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा और H+ आ जाएगा। अब ये क्या बन गया, ये अब वो बेस बन गया। बेस क्यों बन गया, क्योंकि उसके ऊपर वो नेगेटिव चार्ज आ गया है ना। अभी मैंने आपको एक चीज बताई है कि जो वो नेगेटिव चार्ज है, हम हज्यूम ये करते हैं कि ये अब कुछ लूज नहीं वो कर सकता है, गेन करेगा, क्योंकि पर नेगेटिव चार्ज हो रहा है। अगर ये और लूज करेगा तो इसका चार्ज -1 से -2 पर चले जाएगा। तो वी आर हज्यूमिंग कि ये अब गेन ही कर सकता है, ये लूज नहीं कर सकता, तो हम इसको बोलते हैं कि ये वो बेस है, क्योंकि गेन करने वाला बेस होता है। हाँ, अगर वो खुद चाहे ना तो इससे भी लूज करा के तो दे सकता है, आपको कोई इक्वेशन बना के दे दे H2PO3 माइनस और इससे भी लूज करा दे, तो वो आपका कुछ भी कंसर्न नहीं है, उससे आपको कुछ वो लेना देना ही नहीं है। वो आपको जो भी वो करा रहा है उससे कंसर्न नहीं है। आपने पढ़ा क्या है, पढ़ा क्या है कि भाई ऑन अ नेचुरल, वो तो अगर मैं इसको एक्सट्रीम कंडीशन दूंगा तो ये एक और लूज कर जाएगा। लेकिन मैं तो यहाँ पे एक नॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं हम। ठीक है, अगर उससे कुछ भी नहीं दिया हुआ तो जो नेगेटिव आयन है वो हमारा बेस होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इनका पेयर बन गया कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस। ये ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस बन गया। सही। अच्छा देखो, जैसे ये हमारे पास का एक क्वेश्चन है। अंडर सर्टेन कंडीशन डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश। ये अंडर कुछ सर्टेन कंडीशन डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है। स्टेट द टू फीचर्स ऑफ द रिएक्शन दैट इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टेट इन फोर डायरेक्शन आर इक्वल एंड कंसंट्रेशन आर इज कांस्टेंट। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अब उसका सेकंड क्या है, कंडीशन क्या है कि कंसंट्रेशन concentrations of both reactant and product are constant। reactant एंड प्रोडक्ट दोनों की वो कंसंट्रेशन कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, चलो ये भी करते हैं। SO2 can react with the ozone O3 to form SO3 in the two different reactions।
इन वन रिएक्शन SO2 react with O3 until the dynamic equilibrium is established. SO2 plus O3 is forming this. ठीक है. Explain, state and explain the effect of increasing pressure or composition of equilibrium mixture. ठीक है. हम अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे क्या होगा ना, तो ज्यादा जहाँ पे गैस के ज्यादा मोल्स होंगे वहां पे ये मूव कर जाएगा. ठीक है. हाँ, जहाँ पर ज्यादा गैस के मोल्स होंगे वहां चले जाएगा. अब अगर सॉरी, जहाँ पे गैस के कम मोल्स होंगे क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो वो लेदर मोल्स की तरफ जाते हैं इक्विलिब्रियम शिफ्ट. अब यहाँ पे भी दो मोल्स है, यहाँ पे भी वो दो मोल्स है. दोनों तरफ वो गैसेस के दो दो मोल्स है, तो क्या आएगा? नो चेंज. क्यों? एस बोथ साइड्स है सेम नंबर ऑफ मोल्स. सही. अच्छा, देखो फिर उसके बाद क्या बोल रहा है. इन द अदर रिएक्शन अ डिफरेंट इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड एट 300 केल्विन एज शोन. फिर से मुझे यहाँ पे एक पूरी इक्वेशन दी हुई है और उसकी एंथैल्पी दी हुई है. और क्या ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना. प्लस में आंसर आ रहा है. प्लस 462. सजेस्ट अ टेम्परेचर नीडेड टू इंक्रीजिंग द yield of this. Suggest a temperature needed to increase the yield at equilibrium. देखो उसने मुझसे, देखो इस टाइप का तो हमने कोई वो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा है कि कितना टेम्परेचर चाहिए होगा सजेस्ट करना है. तो देखो एक सीधी सी बात है ना, ये हेंडोथर्मिक रिएक्शन है, मुझे SO3 की यील्ड इंक्रीज करनी है, तो मुझे वो कंडीशन लेके आनी है. अच्छा देखो मुझे यहाँ पे क्योंकि ये हेंडोथर्मिक है, ये देखते हुए मुझे वो कंडीशन लेके आनी है कि मेरा जो इक्विलिब्रियम है ना, जो मेरा इक्विलिब्रियम है वो SO3 की तरफ वो चले आए, इक्विलिब्रियम शिफ्ट SO3 की तरफ वो चले आए. ठीक है, मुझे वो कंडीशन वो लेके आनी है. तो उसमें टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये बात मैंने आपको बतानी है. ठीक है. तो क्योंकि ये हेंडोथर्मिक है, तो अगर मैं देखो, अगर मैं टेम्परेचर एंडोथर्मिक में टेम्परेचर यहाँ पे आता है, एंडोथर्मिक में टेम्परेचर रिएक्टेंट साइड पे आता है. अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज को करता हूँ ना, तो ये साइड इंक्रीज हो जाएगी मेरी, रिएक्टेंट साइड. तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ जाएगा? राइट हैंड साइड पे. सही है. इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ जाएगा? राइट हैंड साइड पे हो जाएगा, यानी SO3 की साइड जाएगा. अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर देता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? टेम्परेचर इंक्रीज, सॉरी, एज द रिएक्शन इज एंडो गोइंग फॉरवर्ड, एज द रिएक्शन. अच्छा, आप तो उसमें पूरा एंडो वो थर्मिक ही लिखो, यहाँ पे भी लिखा है एंडोथर्मिक गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि रिएक्शन एंडोथर्मिक के आगे जा रहा है. सो एट टेम्परेचर, एट द टेम्परेचर ग्रेटर देन 300, यानी कि मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ ना, तो ये मेरी क्या होगा? ये मेरा टेम्परेचर होगा ग्रेटर देन 300 केल्विन. इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टूवर्ड्स SO3 साइड. बस ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है, और कुछ भी नहीं है. अच्छा देखो यहाँ पे मुझे बोल रहा है 1 मोल ऑफ ब्यूटेन गैस वाज एडेड टू 1 dm³ ऑफ क्लोज सिस्टम at a constant temperature and pressure. The amount of butane and methyl propane was measured at regular intervals. ठीक है. अब देखो यहाँ पे मुझे उसने क्या क्या बोला है? लेबल. अच्छा, अब ये ऊपर इक्वेशन दी हुई है. ब्यूटेन से क्या बन रहा है? ब्यूटेन से मेरे पास बन रहा है, ब्यूटेन से मेरे हाँ, ब्यूटेन से मेरे पास बन रहा है मिथाइल प्रोपेन. ठीक है, तो ब्यूटेन रिएक्टेंट है, मिथाइल प्रोपेन प्रोडक्ट है. ठीक है. अब वो बोल रहा है लेबल, लेबल
the graph with t to show that the time taken to reach equilibrium. इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहां पर आपके दोनों कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए ना। तो y एक्सिस पे क्या है, आपका अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, आपका अमाउंट कांस्टेंट हो जाए, कंसंट्रेशन या मोल या वॉल्यूम जो भी आपका कांस्टेंट हो जाए। तो वो कांस्टेंट कहाँ पे हो रहा है, इस पॉइंट पे हो रहे हैं दोनों कांस्टेंट। तो मैं इसको लिख दूंगा टी। ठीक है, फिर वो क्या बोला, use the graph to find the concentration of butane and methyl propane in the mixture at equilibrium. अब कंसंट्रेशन ऑफ ब्यूटेन कितनी है जो इस पॉइंट पर है। अच्छा, ब्यूटेन मेरा ये है जो रिएक्टेंट है, जो ऊपर से जिसकी कंसंट्रेशन ऊपर से स्टार्ट होती है वो रिएक्टेंट होता है। और ये मेरा मिथाइल प्रोपेन है, ये मेरा क्या है, मिथाइल प्रोपेन है। सही। तो इसमें आप क्या करोगे, बहुत ही सिंपल है कि आप इसमें पॉइंट, इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे मैच करा लो, क्या बन रही है मिथाइल प्रोपेन की, 7 बन रही है, 0.7 मोल पर टीम क्यूब। ब्यूटेन की कितनी बन रही है, ब्यूटेन की 0.3 बन रही है। तो इन दोनों की क्या आ गई, कंसंट्रेशन आ गई। इस तरीके से ये बाकी फिर आपने वही काम करना होगा जिससे पहले हम करते हुए आ रहे हैं कि केपी या केसी को निकालना होगा ना। ठीक है। तो ये आपने वही काम करना है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द केसी फॉर दिस रिएक्शन, वही काम करना है। ठीक है, एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ केसी।